स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं। आपको सबको पता ही है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बहुत बेस्ट होती है। तो आज हम इसके सारे 16 चैप्टर जो दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है भोजन ये कहाँ से आता है। सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक। थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। फोर्थ चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। फिफ्थ चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। सिक्स चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सेवन चैप्टर है पौधों को जानिए। एट चैप्टर है शरीर में गति। नाइन चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। 10th चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। 11th चैप्टर है प्रकाश छाया एवं परावर्तन। 12th चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। 13th चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। 14th चैप्टर है जल। 15th चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। 16th चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो दोस्तों आपने देखा इसमें सारे 16 चैप्टर दिए गए हैं जो हमने देख लिया है। आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का कक्षा 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दिया गया है भोजन ये कहाँ से आता है। इसकी जो पहली हेडिंग है इस क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया गया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ यानी कि इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। इस क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया गया है कि उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए अपने दोस्तों से जो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। जो विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं आपकी फैमिली या आपके दोस्त उनसे जानकारी आप प्राप्त कीजिए कि उनकी अलग अलग डिशेस क्या है, अलग अलग राज्यों के अनुसार क्या क्या फेवरेट डिश है उनकी, क्या क्या वो पूरे दिनचर्या में क्या क्या खाते हैं, क्या अच्छा है। अलग अलग जैसे कि आप राजस्थान का देखोगे तो दाल बाटी चूरमा है, ये फेवरेट डिश होती है राजस्थान की और सभी को पसंद भी है। सारणी फर्स्ट में दिया गया है कि हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी दोस्तों के नाम पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। अगला आप यहाँ पे देखिए कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे पके चावल के बारे में। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। पहला है जल, दूसरा है चावल। इसके लिए दो संघटकों की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं दो पदार्थ चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें विभिन्न संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की जैसे कच्ची सब्जियां हैं, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये होती है इसमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में दिया गया है इसमें खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। खाद्य पदार्थ दिया गया इसमें रोटी चपाती। कच्ची सामग्री आप देख सकते हैं इसमें आटा और जल। अगर रोटी चपाती बनाना है ये खाद्य पदार्थ है, अगर आपको बनाना है तो इसमें कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए, आटा और जल। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ दाल दिया गया है, इसके लिए कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाला। अगला देखिए 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 दिया गया है यहाँ पे। आप इसके अंदर देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो निश्चित रूप से पौधे हैं उनसे हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती है। जैसे आप पौधों से गेहूं और चावल, ये एक स्रोत है, पौधों से प्राप्त होते हैं गेहूं और चावल। धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी आपने। इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। पौधों से हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है। दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस ये। और जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो गेहूं और चावल है। अगला क्रियाकलाप थर्ड बताया गया है। इसके अंदर है खाद्य व्यंजन।
संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। खाद्य मद, कच्ची सामग्री और स्रोत। जैसा कि आप देख रहे हैं इडली, इडली में दिया गया है, इसके लिए आपको कच्ची सामग्री की आवश्यकता है चावल। ये स्रोत पौधा है चावल का। चावल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से। इडली के लिए उड़द की दाल, नमक, जल, ये कच्ची सामग्रियां हैं। चिकन करी के लिए आपको कच्ची सामग्री इसमें दी गई है चिकन, मसाला, तेल या घी और जल। स्रोत है जंतु। तेल और घी हमें पौधों और जंतु दोनों से ही प्राप्त होते हैं। खीर, खीर के लिए कच्ची सामग्री दी गई है दूध, चावल, चीनी। इसके लिए स्रोत है जंतु। दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। गाय, भैंस। चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्रियाकलाप दिया गया है 1.3। इसमें देखो कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में कौन कौन से पौधे के भाग है जिसे हम खा सकते हैं, और जंतुओं से उत्पाद होने वाले वो कौन से पदार्थ हैं जो हम खाने के लिए काम में लेते हैं। इसमें दिया गया है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल जो पत्ता गोभी होते हैं, पत्ता गोभी होती है, उसका हम फूल खाते हैं। जड़ के लिए आपको एग्जाम्पल है मूली और गाजर। मूली और गाजर एक जड़ का भाग है, तो वो हम खाने के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार आलू और अदरक एक तना है, इसको हम खाने के लिए काम में लेते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को, इसमें दिया गया है उदाहरण देखिए आप यहाँ पे कि कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। इसमें सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर पकौड़ी बनाकर खाई जाती है। कुछ पौधों के भाग 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके हम 2 या 2 से अधिक भागों को खाने के लिए काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम केला देखा है कि कच्चे केले का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है और पके हुए केलों को खाने के काम में लेते हैं। इसी प्रकार पौधे के विभिन्न भाग हैं जो हम अलग अलग खाने के लिए काम में लेते हैं विभिन्न भागों को। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसको भी हम डिटेल से एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये ऊपरी भाग पुष्प है, इसके नीचे वाला भाग पुष्प से जो नीचे आ रहा है वो तना है। ये भाग पुष्प है और ये भाग तना है, और ये भाग पत्ती है और ये भाग जड़ है, और तने से जो यहाँ से निकला है ये कली है। जो तने का जहाँ से ये पत्ती निकलती है इसको अपन नोड कहते हैं। इस वाले भाग को, इस पॉइंट को नोड कहा जाता है। और दोनों जो सेंटर पॉइंट है उनके जो बीच का भाग होता है ये वाला भाग वो इंटरनोड कहलाता है, ये वाला भाग इंटरनोड। और जड़ का ऊपरी भाग पुष्प से लेकर के यहाँ तक का भाग, ऊपरी भाग ये वाला जो भाग है वो प्रोरह तंत्र कहलाता है। ये वाला भाग प्रोरह तंत्र कहलाता है। और यहाँ जो जड़ के नीचे वाला भाग है, जो ये प्रारंभिक जो जड़ें होती है वो प्राथमिक जड़ें कहलाती है। ये वाली ये प्रारंभिक जड़ें हैं वो प्राथमिक जड़ें कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राथमिक जड़ें कहलाएगी। और जो यहाँ की इसकी शाखाएं निकली हुई है वो द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं। इस डायग्राम को हमने अच्छे से समझ लिया है। क्रियाकलाप 4 अगला दिया गया है। इसके अंदर एक सारणी दी गई है। इसके अंदर बताया गया है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग। भोजन के रूप में पौधे के भाग खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, उसके संगठक और स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। जैसे बैंगन का भरता,
इसके लिए संगठक या स्रोत क्या है? बैंगन, मिर्च, मसाले के रूप में कोई भी या अन्य। उसके बाद में पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, फल। नीचे आप देख रहे हैं सी के अंदर संगठक स्रोत दे रखा है, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। क्रियाकलाप 5, क्रियाकलाप 5 में दे रखा है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। इस बीजों को हम ये एक प्रयोग करके देखते हैं। एक पात्र, जल से भरा पात्र लेते हैं, उसमें हम मूंग या मूंग के सूखे बीजों को डाल देते हैं। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। आप कुछ दिनों बाद एक परिवर्तन देखेंगे कि उसमें सफ़ेद की छोटी छोटी सी संरचनाएं निकल आती है, सफ़ेद नुमा, ये बीज से बाहर निकल आती हैं। इसका मतलब बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि बीज को पानी में धोएं, पानी से निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन उन्हें छोड़ देते ना, तो हमें यही संरचना देखने को मिलती है। जो उसमें जो मूंग का दाना होता है उसके अंदर सफ़ेद छोटी छोटी कली वो निकली हुई रहती है, मूल छोटी छोटी, यानी बीज अंकुरित हो गया है। इन्हें हम खा सकते हैं, इनको धो करके, और उबाला भी जा सकता है। उनके अंदर कुछ मसाले मिलाकर भी उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। क्रियाकलाप 5 में ये एक प्रयोग दिया गया है। उसके बाद आप अगला देखिए इधर प्रयोग कि मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग कई बार आसानी से देखने को मिल ही जाता है, जहाँ मधुमक्खियाँ लगी हुई रहती छत्ते के रूप में। इससे हमें शहद प्राप्त होता है जो हम हमारे खाने के लिए काम में लेते हैं, भोजन के लिए। अगला है 1.4, जंतु क्या खाते हैं? आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं। गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को मतलब कि जो गिलहरी होती है, छिपकली वगैरह, छिपकली को आपने अक्सर देखा हो, छोटे छोटे कीटों को खाती है। और गाय, भैंस जो है वो चारा खाती है। अन्य जंतु के अलग अलग खान पान होते हैं जिसमें दिया गया है। अगला क्रियाकलाप देखिए आप, क्रियाकलाप 7, इसके क्रियाकलाप 6 है, सॉरी, इधर देखिए क्रियाकलाप 6, इसमें दे रखा है जंतु और उनका भोजन। आपने इसको जो 1.4 वाला है कि जंतु क्या क्या खाते हैं, इसको हम डिटेल से इस क्रियाकलाप 6 के माध्यम से समझ लेते हैं। सारणी 1.5 में दे रखा है कि जंतु और उनका भोजन। इधर दे रखा है जीव का नाम, इधर के खाया जाने वाला भोजन। जैसे कि भैंस, भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है? कई बार अनाज, आटा वगैरह। शेर, शेर जानवरों को खाता है। बाघ भी जानवरों को खाता है, छोटे वगैरह। इसमें दे रखा मकड़ी, ये कीट पतंगों खाती है। छिपकली, ये भी कीट पतंगों खाती है। गाय चारा, भूसा, खली, अनाज, पत्ती। मनुष्य एक सर्वाहारी होता है। तितली छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे उनको लेती है। कौवा ये कई बार अपशिष्ट पदार्थों को भी खाता है। इसी प्रकार हम 1.5 सारणी 1.5 के अंदर कई सारे जीवों के जो खाए जाने वाले भोजन है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 7 है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें दिया गया है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। 3 की बात की गई है। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो शाकाहारी जंतु प्रथम वर्ग के होते हैं, जो केवल और केवल पौधों से उत्पन्न होने वाले उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो केवल पौधे खाते हैं, पौधे से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्राणियों को मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो दूसरे प्राणियों को या दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इसे हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। मांसाहारी जंतु वो कहलाते हैं जो
दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। इसी प्रकार तीसरे वर्ग में हम सर्वाहारी जंतुओं को रखते हैं। ये वो होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। यानी ये शाकाहारी और मतलब शाकाहारी से उत्पन्न होने वाले जो जीव जंतु सर्वाहारी में स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो सभी को ही खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। जिस इसका उदाहरण आपको बता दूं, मनुष्य आता है सर्वाहारी जंतु के अंदर। अगला देखिए, यहाँ पे सारणी 1.6 में आपको बताया गया है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का उदाहरण है गाय, ये पेड़ पौधों को खाती है, इनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों को ग्रहण करती है। मांसाहारी में बताया गया शेर, ये अन्य जानवरों को खाता है। सर्वाहारी में दे रखा कौवा। मनुष्य भी एक सर्वाहारी का उदाहरण है। उसके बाद में अगला दे रखा है, आप यहाँ नीचे आ जाइए कि प्रमुख शब्द। संगठक का मतलब होता है जो जिस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या पदार्थ काम में आते हैं वो संगठक कहलाता है। जिस प्रकार हमने ऊपर उदाहरण देखा था, चावल पकाने के लिए इसके लिए संगठक एक तो पानी और जल। खाद्य का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो हमें प्राप्त होते हैं, वो जो हमारे लिए खाने योग्य होता है वो खाद्य। मकरंद आपने देखा ही होगा, पुष्पों के अंदर प्राप्त होता है। अंकुरित बीज मैंने इसके लिए उदाहरण मूंग बताया है, जिन्हें हम भिगो देते हैं, अंकुरित हो जाता है। मांसाहारी जो मांस वगैरह ये खाते हैं, जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले मांस को खाते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। आप हम यहाँ पे सारांश देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस सारांश के अंदर आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी की डेफिनेशन अच्छे से दी गई है। आप इन्हें बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यास क्वेश्चन देखिए, 5 पौधों के नाम लिखे था, बताइए उन्हें कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। मैंने बता दिया है कि पत्ता गोभी से अपन पुष्प को खाते हैं और इसके अंदर जो जड़ होते हैं वो मूली और गाजर है। तने के रूप में आलू और अदरक ये काम में लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इसको आप मिलान करिए। दूध, दही, पनीर, घी ये हमें किससे प्राप्त होता है। दूध, दही और पनीर, घी ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके अंदर आपको 1 मिनट में मिलान भी मैं ही बता देती हूँ। फर्स्ट को आप फोर्थ से मिलाइए। सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर ये एक प्रकार की सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, जैसे गाय भैंस ये शाकाहारी होती है। उसके बाद में नीचे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाग एक क्या है, ये एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरे से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। मैंने यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। आप और इसको अच्छी तरीके से देख लें इन क्वेश्चन आंसरों को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और मिलेंगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।